सो हेलो सिंप्लीफायर्स, वी आर बैक विद द सीरीज जहां आज हम कंप्लीट इवोल्यूशन लाइन बाय लाइन फ्रॉम एनसीईआरटी रिवीजन कर रहे होंगे विद अ टॉपर्स अप्रोच। मतलब मात्र 20 से 25 मिनट में हम पूरा इवोल्यूशन एनसीईआरटी की एक एक लाइन, सारे कंसेप्ट्स, डायग्राम्स एंड एग्जांपल्स विथ 20 इयर्स ऑफ नीट पीवाईक्यूज सब कुछ कवर कर रहे होंगे। और इस चैप्टर के सारे डेटास, ईयर्स, साइंटिस्ट एंड एक्सपेरिमेंट्स मुझ पे छोड़ दो, याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी। तुम आराम से चौड़े होके बैठो, तुम्हारे भाई की क्लास है। तो शुरू करते हैं। इवोल्यूशन होता क्या है? इट्स अ स्टोरी ऑफ अ ओरिजिन ऑफ अ लाइफ एंड स्टडी ऑफ अ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। मतलब ये कहानियां हैं, स्टोरीज हैं, और इस पूरे चैप्टर को हम एज ए स्टोरी की तरह ही पढ़ेंगे। एक एक चीज तुम्हें याद रहेगी। अब नेक्स्ट हमारे एनसीईआरटी में दिया है ओरिजिन ऑफ लाइफ, और उससे पहले पढ़ेंगे हम ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, दैट इज बिग बैंग थ्योरी। देखो, सबसे पहले इस यूनिवर्स में एक सॉलिड एंटिटी थी जिसके पास एक गैसियस क्लाउड था। इसमें थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है जिसकी वजह से ये एक्सपैंड होना स्टार्ट हो जाता है। एक्सपैंड होता है, टेंपरेचर कम होता है, जिसकी वजह से जो गैसेस थे, जो क्लाउड्स थे, वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं, धीरे धीरे सेटल होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या बनती है? गैलेक्सीज बनती है, लाइक मिल्की वे गैलेक्सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। उसके बाद गैलेक्सी से सोलर नेबुला बनता है, और सोलर नेबुला से फिर सोलर सिस्टम बनता है जिसमें हमारा अर्थ प्रेजेंट है। दैट इज ऑल अबाउट बिग बैंग थ्योरी। तो इसी सीक्वेंस में इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ये सीक्वेंस में एक साथ लिखे हुए हैं। हम इस पूरे वीडियो में कम से कम 2 से 3 बार इस पूरे सारे डेट्स को रिवाइज करेंगे ताकि तुम्हारे पूरे दिमाग में छप जाए, तुम इसको भूल ही नहीं सकते। ठीक है। उसके बाद 4.5 मिलियन ईयर्स अगो पहले ओरिजिन ऑफ अर्थ हुआ था, और अर्थ के बनने के बाद 500 मिलियन ईयर्स उसके बाद 400 बिलियन ईयर्स अगो पहले ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ हुआ था। 3 बिलियन ईयर्स अगो पहले फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ बना था। 2 बिलियन ईयर्स अगो पहले फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ बना था। और इसी के साथ में देख लो, 500 माया पहले इन्वर्टिब्रेट्स ओरिजिनेट हुए थे, 320 माया पहले सीवीड्स फॉर्म हुई थी, और 350 माया पहले जॉलेस फिशेज इवॉल्व हुई थी जिसको हम लोफिन्स या फिर सीलाकंथ बोलते हैं। 200 माया पहले फिश लाइक रेप्टाइल्स एग्जिस्ट करते थे जिसको हम इस्थियोसॉरस बोलते हैं, और 65 माया पहले डायनासोर्स जो थे वो एक्सटिंक्ट कर गए थे। सीक्वेंस में बिल्कुल ऐसे याद रखना है। और अब आ गया हमारे पास ओरिजिन ऑफ लाइफ। इसकी 4 थ्योरीज है जो तुम्हारे एनसीईआरटी में दी हुई है, और एग्जैक्ट तुम्हें ऐसे ही याद रखना है। ठीक है। फर्स्ट हमारे पास थ्योरी क्या थी? स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। इसमें क्या बोला गया है? जो हमारी अर्थ है वो 4000 साल पुरानी है, जैसे बनी थी वैसी ही अभी है, और आखिर तक वैसी ही रहेगी। ठीक है। कोई भी एक्सटिंक्शन वगैरह को कुछ भी मानता ही नहीं है ये। ठीक है। और इसको डिसप्रूफ किसने किया था? डार्विन ने, इन द 19th सेंचुरी। ठीक है। सेकंड हमारे पास थ्योरी है पैनस्पर्मिया थ्योरी, जो कि एस्ट्रोनॉट अभी भी इसको सच मानते हैं। इसमें क्या बोला गया था? जो हमारे पास फर्स्ट लाइफ फॉर्म ऑफ अर्थ है वो कैसे आया था? इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स। कहां से आया था? दूसरे प्लेनेट से। दूसरे प्लेनेट से स्पोर्स आए थे अर्थ पे, जिससे हमारी लाइफ बनी है। ये अभी भी एस्ट्रोनॉट मानते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पैनस्पर्मिया थ्योरी। और थर्ड है हमारे पास स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी, जिसको ए बायोजेनेसिस भी बोलते हैं। इसका कहना यह था कि जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ है वो आए है नॉन लिविंग फॉर्म से। ठीक है। कैसे? मतलब ऐसे स्पॉन्टेनियसली, ऐसी जनरली जो कीचड़ होता है, जो मड होता है, उसी से डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ ओरिजिनेट हुई थी, जिसको डिसप्रूव किया था किसने? लुईस पास्चर ने। क्या बोला था उसने? कि कोई भी लाइफ फॉर्म प्री एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म से ही आई थी, कोई भी नॉन लिविंग थिंग से ऐसे रैंडमली लिविंग फॉर्म्स नहीं बनते हैं। और उसके बाद फोर्थ थ्योरी, दैट इज कॉल्ड एज बायोजेनेसिस थ्योरी, किसने दिया था? ओपेरिन हेल्डेन ने दिया था। उन्होंने क्या बोला था? सिंपली बस इतना बताया था, जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ है, जो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स है, वो किससे बनी थी? नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनी थी, लाइक आरएनए, प्रोटीन। ये बोला था हमारे पास बायोजेनेसिस थ्योरी में। किसने दिया था? ओपेरिन हेल्डेन ने दिया था। तो मतलब ये बायोजेनेसिस थ्योरी डिसप्रूफ किसने किया था? लुईस पास्चर ने किया था। जो हमारे पास बायोजेनेसिस थ्योरी है वो किसने दिया था? ओपेरिन हेल्डेन ने दिया था। लेकिन ओपेरिन हेल्डेन ने कुछ प्रूफ नहीं किया था, बस ऐसे बोल दिया था। इस बायोजेनेसिस थ्योरी को प्रूफ किसने किया था? एसएल मिलर ने। तो हमारे एसएल मिलर भाई ने इन 1953 सेम इन्वायरमेंट बनाया जैसे हमारे प्रीवियस अर्थ पे था। जब अर्थ नई नहीं बनी थी ना, जैसा इन्वायरमेंट था वैसा सेम इन्वायरमेंट इन्होंने आर्टिफिशियली बनाया। उस इन्वायरमेंट में क्या क्या था? उस टाइम पे एटमॉस्फेयर नहीं था, O2 नहीं था, उसमें रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था। कौन कौन सी गैसेस थी हमारे पास? H2O था, H2 था, अमोनिया था, और मीथेन था। और इन चारों को याद कैसे रखना है भैया? वहम, वाटर, H2, अमोनिया और मीथेन। और साथ में मिलर भाई ने 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा था और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया था। और उसके बाद उन्होंने क्या देखा? फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक शुगर्स, नाइट्रोजन बेसेस, अमीनो एसिड्स, ये बनना स्टार्ट हो गए थे। और फिर हमने जब मीटियोरॉइड्स का कंटेंट देखा तो हमें सिमिलर कंपाउंड्स मिले। तो इससे हमें पता चलता है कि सेम प्रोसेसेस कहीं और इस दुनिया में, किसी और प्लैनेट्स पे, कहीं और ब्रह्मांड में चल रही है।
क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार क्विकली रिवाइज कर लो। तो सबसे पहले हमारे पास स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को डिस्प्रूव किसने किया था? लुईस पास्चर ने किया था। उसके बाद आया था हमारे पास ओपेरिन और हेल्डेन, जिन्होंने केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी दिया था, बायोजेनेसिस थ्योरी दिया था। और बायोजेनेसिस थ्योरी, केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी को प्रूफ किसने किया था? एसएल मिलर ने किया था, जिन्होंने हमारे पास रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट लिया था, जिसमें 4 गैसेस आती हैं। कौन कौन से आती हैं? वाटर आता है, H2 आता है, अमोनिया आता है, मीथेन आता है। 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया था और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया था, जिससे हमारे पास कुछ कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनना स्टार्ट हो गए थे। दिस इज ऑल अबाउट इट। मतलब रिवीजन वन शॉट में ही एक और रिवीजन करवा दिया। क्लियर? नेक्स्ट दिया है हमारे पास, जो तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं, जो नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ थी वो 3 बिलियन ईयर्स अगो पहले ओरिजिनेट हुई थी, और सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ 2 बिलियन ईयर्स अगो पहले ओरिजिनेट हुई थी। नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ क्या होता है भैया? जो कोई भी एक कंप्लीट सेल नहीं है, नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, मतलब जो आरएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, वो कंप्लीट सेल तो नहीं है ना, उसको क्या बोलेंगे? नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ। कब हुआ था? 3 बिलियन ईयर्स अगो पहले ओरिजिनेट हुआ था। नेक्स्ट हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है चार्ल्स डार्विन के बारे में। वो मस्त अपने एचएमएस बीगल शिप पे घूम रहे थे और अपनी छुट्टियां बिता रहे थे, और घूमते घूमते उन्होंने सबसे पहले स्पेशल क्रिएशन थ्योरी को डिस्प्रूव किया और बताया कि जो हमारा प्रेजेंट अर्थ है ना, वो हमेशा से ऐसा नहीं था, हमें वेरिएशंस है, हमें नेचुरल सिलेक्शन हुआ है, हम इवोल्यूशन से बने हुए हैं, ठीक है। और बहुत पहले ऐसी स्पीसीज एग्जिस्ट करती थी जो अभी प्रेजेंट नहीं है, वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, और दैट इज इन शॉर्ट कॉल्ड एज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है? जो डार्विन के अकॉर्डिंग जो फिटनेस है ना, वो सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव फिटनेस को बताया है। मतलब जो जितना ज्यादा बच्चे पैदा कर सकता है वो उतना ज्यादा फिट है, अकॉर्डिंग टू डार्विन। और ये सही भी है, जितने ज्यादा प्रोजेनीज होंगे उतने ज्यादा वेरिएशंस होंगे, ठीक है, क्योंकि रिप्रोडक्शन में क्या रिकॉम्बिनेशन होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, तो उतनी ज्यादा वेरिएशन, थोड़े 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 सब में अलग अलग वेरिएशंस होंगी। मान के चलो एक बंदा है जिसके 100 बच्चे, एक बंदा है जिसके 5 बच्चे हैं, ठीक है। अब कोई बहुत ही ज्यादा एडवर्स कंडीशन आती है, जो ये 100 बच्चे हैं उसमें से एक कोई बच्चा तो होगा जिसके पास वो वेरिएशन होगा, जिससे वो उस कंडीशन को अडॉप्ट कर पाएगा, उस कंडीशन में जी पाएगा, तो वो क्या नेचुरली सेलेक्ट हो जाएगा। तो इससे हमने क्या सीखा? हमें खूब सारे बच्चे पैदा करने चाहिए अकॉर्डिंग टू डार्विन। क्लियर? और तुम्हें ये पूरी हाईलाइटेड एनसीईआरटी की पीडीएफ चाहिए, जिसमें शॉर्ट नोट्स, ट्रिक्स और 20 इयर्स ऑफ नीट पीवाईक्यूज सब कुछ दिए हुए हैं, तो जस्ट नीचे कमेंट कर देना, पीडीएफ तुमको मिल जाएगा। नेक्स्ट वी मूव टू द एविडेंस फॉर द इवोल्यूशन, सबूत। फर्स्ट क्या है? पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंस, जिसमें फॉसिल्स आते हैं। देखो जो रॉक होता है ना, वो सेडिमेंटेशन ऑफ द सैंड से बनता है, ठीक है। सैंड सेडिमेंट होती रहती है, उसकी वजह से रॉक बनता है। तो जब वो रॉक का फॉर्मेशन हो रहा होगा, उस लेयर का फॉर्मेशन हो रहा होगा, तो उस पीरियड ऑफ टाइम के जितने भी ऑर्गेनिज्म के डेड रिमेन्स हैं उसी लेयर्स के साथ इंटैक्ट हो जाते हैं। विद द टाइम हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर वो फॉसिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब भी हम उस रॉक के उस लेयर की स्टडी करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म उस लेयर के फॉर्मेशन के टाइम पे प्रेजेंट होंगे। और सेकंड था एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन। किसने दिया था? अर्नस्ट हैकल ने। इसको बायोजेनेटिक लॉ भी बोलते हैं। क्या बोला था इन्होंने? कि जो भी एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस होती है ना, वो उसके जितने भी एंसेस्ट्रल वर्टिब्रेट्स होती हैं उसके लाइफ स्टेजेस से होते हुए गुजरती है, जो कि बिल्कुल ही बकवास बात थी, जिसको बाद में जाके कार्ल अर्नस्ट वोन बेयर ने इसको डिस्प्रूव किया था। उन्होंने बताया था कि किसी के भी अडल्ट स्टेजेस से जो एम्ब्रियोनिक लाइफ होती है वो किसी से भी पास नहीं होती है। तो बायोजेनेटिक लॉ किसने दिया था? अर्नस्ट हैकल ने दिया था। उसको डिस्प्रूव किसने किया था? कार्ल अर्नस्ट वोन बेयर। भैया याद कैसे रखना है? दोनों में अर्नस्ट है, अर्नस्ट हैकल, कार्ल अर्नस्ट वोन बेयर। नेक्स्ट पेज पे एक बड़ा सा डायग्राम दिया हुआ है, जो कि है फैमिली ट्री ऑफ द डायनासोरस। इसमें इंपॉर्टेंट याद रखने वाले पॉइंट कौन कौन से हैं? सबसे पहले है आर्कियोप्टेरिक्स, जो कि एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड द बर्ड। इसके जो 4 लिम्स होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं इनटू द विंग्स, और इसमें टीथ प्रेजेंट होता है। सेकंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? टायरेनोसॉरस, जो कि सबसे बड़ा होता है डायनासोरस में से। इसकी 20 फीट तक हाइट होती है, डैगर लाइक टीथ होते हैं और कार्निवोरस होता है। क्लियर? और उसके बाद आता है हमारे पास द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, होमोलोगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन और एडेप्टिव रेडिएशंस। पूरा एक एक चीज बिल्कुल याद करवा दूंगा, एक भी कंफ्यूजन नहीं होगी। सबसे पहले देखो होमोलोगस और एनालॉगस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। होमोलोगस ऑर्गन कौन से होते हैं? जिसमें कॉमन ओरिजिन होता है पर डिफरेंट फंक्शन होता है। और एनालॉगस ऑर्गन कौन से होते हैं? जिसमें डिफरेंट ओरिजिन होता है बट सेम फंक्शन होता है। इतना क्लियर है, इतना सबको पता होता है। बट कंफ्यूजन कहां आती है कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, कॉमन एंसेस्ट्री या फिर एडेप्टिव रेडिएशन किस किस में होता है। तो देखो एक सिंपल सी ट्रिक याद रखना, हार्ड और कैन।
देखो जो होमोलोगस ऑर्गन होते हैं ना, उसके जितने भी एग्जांपल्स हैं वो सेम एग्जांपल एडेप्टिव रेडिएशंस के होंगे, सेम एग्जांपल डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के होंगे। इसको याद कैसे रखना है? हार्ड, होमोलोगस ऑर्गन, एडेप्टिव रेडिएशन और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। और जितने भी एग्जांपल एनालॉगस ऑर्गन शो करते हैं वो सेम एग्जांपल होते हैं फॉर द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। याद कैसे रखना है? कैन। तो दो वर्ड याद रखना है, हार्ड और कैन। इससे तुम्हारा पूरा टॉपिक शॉर्टेड रहेगा। अब इसके एग्जांपल्स कैसे याद रखने हैं, कौन कौन से एग्जांपल है, कैसे कैसे याद रखने हैं? देखो, होमोलोगस ऑर्गन और एनालॉगस ऑर्गन के सारे एग्जांपल्स एक जगह पे लिख दिए मैंने। इसके बाहर से तुम्हारे नीट में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। फर्स्ट क्या है? होमोलोगस ऑर्गन के एग्जांपल कौन कौन से हैं? फोरलिम्स ऑफ द मैमल, थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा, वर्टिब्रेट्स के हार्ट और ब्रेन, और जीन एंड प्रोटीन परफॉर्मिंग सेम फंक्शंस showing the same ancestry, common ancestry, homologous organ, divergent evolution, सबके एग्जाम्पल यही होंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास एनालॉगस ऑर्गन, सेम फॉर द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। एग्जाम्पल क्या क्या है? विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड, eyes of octopus and mammal, flippers of penguin and dolphin, and sweet potato and potato। क्योंकि इनकी ओरिजिन डिफरेंट है। स्वीट पोटैटो होता है वो रूट होता है, जो पोटैटो होता है वो स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। क्लियर? सिर्फ इतनी चीजें तुम्हें याद रखनी है, तुम्हें एक भी कंफ्यूजन नहीं होगा और तुम्हारे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसके बीच में एक और इंपॉर्टेंट कहानी है। देखो, लाइकेंस जो होते हैं ना, वो सिर्फ स्वच्छ सुंदर हवा में ही ग्रो करते हैं, पॉल्यूशन में ग्रो नहीं करते हैं। जहां भी SO2 पॉल्यूशन आ जाएगा वहां पे लाइकेंस ग्रो नहीं करेगा। फर्स्ट कंसेप्ट ये हो गया। सेकंड ऑफ ऑल, 1920s में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, उससे पहले पॉल्यूशन नहीं हुआ करता था, तो लाइकेंस ग्रो करते थे अराउंड द ट्री प्लांट। ठीक है, जिसकी वजह से व्हाइट कलर का जो मोथ होता था उसके साथ वो कॉमोफ्लेज हो जाता था, उसकी वजह से वो दिखता नहीं था, जिसकी वजह से व्हाइट वाले मौत तो बच जाते थे, लेकिन जो ब्लैक वाले मौत थे उनको चिड़िया चुन चुन के खाती थी, क्योंकि वो अलग से दिख जाते थे। व्हाइट पे ब्लैक अलग आराम से दिख जाता था। अब पिक्चर चेंज हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से पॉल्यूशन हुआ, पॉल्यूशन की वजह से जो लाइकेंस थे वो पेड़ के ऊपर नहीं ग्रो कर पा रहे थे, जिसकी वजह से जो पेड़ का ओरिजिनल कलर होता है डार्क ब्राउन कलर का, वो अपीयर होने लग गया। उस पे जो व्हाइट कलर का मॉथ है वो अलग से दिखता था, और ब्राउन वाला जो ब्लैक वाला है, जो मेलेनाइज्ड मॉथ होता है, वो तो उसके साथ कॉमोफ्लेज कर जाता था, लेकिन व्हाइट वाला अलग से दिखता था। तो जो चिड़िया होती थी वो सिर्फ व्हाइट वालों को चुन चुन के खाती थी, जिसकी वजह से व्हाइट वाले 1920 के बाद कम हो गए थे। दैट्स द स्टोरी, ग्रेट एग्जांपल ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड इवोल्यूशन। अब ये जो इवोल्यूशन हुआ था वो नेचुरली तो नहीं हुआ था ना, ये ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से हुआ था। इसको क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन, मतलब हमारी वजह से इवॉल्व हुए। इसके और भी एग्जांपल्स है, जैसे बार बार एंटीबायोटिक खाने की वजह से जो हमारे अंदर के जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं उस एंटीबायोटिक्स के लिए, वो इवॉल्व कर जाते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन। ह्यूमन के एक्ट की वजह से जो इवोल्यूशन होता है उसको क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन। क्लियर? नेक्स्ट दिया है एडेप्टिव रेडिएशन। डार्विन जी जब आराम से घूमते घूमते गैलापागोस आइलैंड से गुजर रहे थे, तो उन्होंने नोटिस किया कि जो एक स्मॉल ब्लैक बर्ड जिसके अलग अलग वेराइटीज हैं, वो एक सिंगल सीड ईटिंग जो बर्ड है उससे इवॉल्व हुई थी। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? डार्विन फिंचेस बोलते हैं। मतलब एक ओरिजिनल सीड ईटिंग बर्ड से बहुत सारी टाइप ऑफ बर्ड्स इवॉल्व हुई थी। मतलब एक बर्ड को ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली कि क्या ये बीज वगैरह खाती रहती हूँ, इससे अच्छा कीड़े खा लेती हूँ, तो उसने अपने आप को इवॉल्व किया, अपने बीक को उस तरीके से इवॉल्व किया, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को उस तरीके से इवॉल्व किया। जितनी भी टाइप ऑफ बर्ड्स थी वो एक ओरिजिनल सीड ईटिंग बर्ड से ही इवॉल्व हुई थी। इसको क्या बोलते हैं? एडेप्टिव रेडिएशन। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियस। क्लियर? एडेप्टिव रेडिएशन एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन समवॉट सेम होते हैं। मतलब तुम्हें पहले ही बता रखा था मैंने, हार्ड, होमोलोगस ऑर्गन, एडेप्टिव रेडिएशन और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, तीनों के जो एग्जांपल्स होंगे वो सेम होते हैं। ठीक है, इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि जो दो अलग अलग एडेप्टिव रेडिएशंस दो अलग अलग आइसोलेटेड एरिया में हो रहा है, पर उनकी जो हैबिटेट है वो सेम है, नीड सेम है, और एडेप्शन जो हुआ है वो सेम हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? देखो, प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं और मार्सुपियल मैमल्स होते हैं। इसका अलग एडेप्टिव रेडिएशन हुआ, इसका अलग एडेप्टिव रेडिएशन हुआ, इनको क्या बोलेंगे? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, पर इसमें कुछ चीजें थी और इसमें कुछ चीजें थी वो सिमिलर निकल गई। दोनों ने अपनी अपनी जगह पे सेम ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर दिया, उसको क्या बोलेंगे? वो किसके अंदर आता है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के। क्लियर? और उसके बाद दिया है डेफिनेशन ऑफ द फिटनेस। फिटनेस इज अ एबिलिटी टू अडेप्ट एंड गेट सिलेक्टेड बाय द नेचर। ठीक है, और डार्विनियन जो थ्योरी थी उसके दो की कंसेप्ट थे, कौन कौन से? नेचुरल सिलेक्शन और ब्रांचिंग डिसेंट। नेचुरल सिलेक्शन और ब्रांचिंग डिसेंट एकदम तुम्हारे टिप्स पे होने चाहिए। अब आ जाओ फटाक से, हम जितने भी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की थ्योरी पढ़ी है उसको सीक्वेंस में
कंक्लूड कर लेते हैं फटाक से। देखो सबसे पहले आए थे हमारे पास लमार्क। लमार्क ने क्या बोला, जो भी इवोल्यूशन होता है वो यूज एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन से होता है। ठीक है, इसने उन्होंने एग्जांपल क्या दिया था, जो जिराफ थे वो ऊपर की पत्ती खाना स्टार्ट हो गए, जिसकी वजह से उनकी गर्दन जो थी वो लंबी हो गई। ठीक है, जो कि बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर होते हैं वो इनहेरिट नहीं होते हैं। ऐसे तो क्या तुम्हारा हाथ अगर टूट गया तो तुम्हारे बच्चे का भी हाथ टूटा हुआ होगा? नहीं ना, वो जो एक्वायर्ड कैरेक्टर होते हैं वो इनहेरिट नहीं होते हैं। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। नेक्स्ट चार्ल्स डार्विन आए, जिन्होंने HMS बीगल शिप पे ट्रेवल किया था। बुक कौन सी लिखी थी? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। वेलेस, जिन्होंने मलाय आर्किपेलागो पे काम किया था, जो कि सेम टाइम पे सेम कंक्लूजन पे पहुंचे थे एज द डार्विन। नेक्स्ट हमारे पास ही जो डार्विन थे वो इन्फ्लुएंस हुए थे किससे? वेलेस से हुए थे, जिन्होंने काम किया था पॉपुलेशन पे। और की कंसेप्ट क्या थे डार्विन के? ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बताया था इन्होंने। और फिटनेस इनके हिसाब से सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव फिटनेस को बोलते हैं। और वेरिएशन इनके हिसाब से क्या होती है? स्मॉल होती हैं, कंटिन्यूअस होती हैं और डायरेक्शनल होती हैं। दैट्स ऑल अबाउट डार्विन। इस चैप्टर में जो भी डार्विन के बारे में लिखा हुआ है सब एक जगह पे लिख के कंक्लूड कर दिया है। उसके बाद एनसीईआरटी में दिया हुआ है हमारे पास ह्यूगो डी विरीज के बारे में। इन्होंने काम किस पे किया था? ओरिएंथस लैमार्कियाना पे, इवनिंग प्राइमरोज भी बोलते हैं उसको। इनके हिसाब से जो इवोल्यूशन होता है वो सडन, लार्ज और डायरेक्शनल लेस होता है। ठीक है, डायरेक्शनल प्रोसेस किसके हिसाब से था? डार्विन के हिसाब से। डायरेक्शन लेस प्रोसेस किसके हिसाब से है? ह्यूगो डी विरीज के हिसाब से। इनके हिसाब से जो म्यूटेशन होता है वो सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन होता है, जिसको साल्टेशन भी बोलते हैं। दैट्स ऑल अबाउट ह्यूगो डी विरीज। क्लियर? इसके आगे चलोगे तो आएगा हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। इसमें सिंपली क्या बताया गया था, जो जीन पूल होता है, जो टोटल नंबर ऑफ जीन्स होती है इन अ पॉपुलेशन, वो कांस्टेंट होती है और इक्वल टू 1 होती है। इसमें सिंपली एक बायनोमियल इक्वेशन के बारे में बात की गई थी, दैट इज p² + q² + 2pq = 1। ठीक है, लेकिन ये कंडीशंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, जो जीन पूल जो कांस्टेंट है वो उस पे एक कंडीशंस है। कंडीशंस क्या क्या है? लार्ज पॉपुलेशन होना चाहिए, रैंडम मीटिंग होना चाहिए, इवोल्यूशन जो फैक्टर्स हैं वो एब्सेंट होना चाहिए, मतलब इवोल्यूशन नहीं होना चाहिए उसमें। इवोल्यूशन फैक्टर कौन कौन से होते हैं? जीन माइग्रेशन हो रहा है, जीन ड्रिफ्ट हो रहा है, जीन म्यूटेशन हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है या फिर नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए। मतलब हार्डी विनबर्ग इक्वेशन को काम करने के लिए कंडीशन क्या क्या है? फर्स्ट, लार्ज पॉपुलेशन होना चाहिए, रैंडम मीटिंग होना चाहिए और इवोल्यूशन फैक्टर्स नहीं होने चाहिए। इवोल्यूशन फैक्टर कौन कौन से बताए गए हैं? जीन माइग्रेशन, जीन ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन और नेचुरल सिलेक्शन। ये सब में से पांचों में से एक भी प्रेजेंट होगा तो फिर हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम अफेक्ट हो जाएगा। इससे तुम्हारे नीट 2015, 2013 और 2021 में क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास दो इफेक्ट्स है, एक फाउंडर इफेक्ट और एक बॉटलनेक इफेक्ट। देखो फाउंडर इफेक्ट क्या होता है, सिंपली देखो, एक पहले पॉपुलेशन है, उसमें से कुछ लोग डिसाइड करते हैं हम दूसरी जगह पे जाके रहने लग जाएंगे, फिर वो दूसरी जगह पे जाके रहने लग जाते हैं, फिर उनमें इवोल्यूशन होता है, वो एक नई स्पीसीज बन जाते हैं। ठीक है, तो जो ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन होती है वो क्या बनते हैं? फाउंडर। उस न्यू स्पीसीज के फाउंडर कौन बनेंगे? जो ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन है वो उसके फाउंडर्स होंगे। इसी को क्या बोलते हैं? फाउंडर्स इफेक्ट बोलते हैं। और सेकंड क्या है? बॉटलनेक इफेक्ट। इसको तुम सिंपली समझ सकते हो, जो ये दुनिया है ना वो एक फ्लास्क की तरह है। ठीक है, जिसका माउथ जो है वो बहुत ही नैरो है। इसमें नई स्पीसीज आ तो सकती हैं, लेकिन एक स्पीसीज अगर एक्सटिंक्ट हो गई, एक स्पीसीज अगर बाहर चली गई तो वो वापस आ नहीं सकती। दैट इज कॉल्ड एज द बॉटलनेक इफेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है ब्रीफ अकाउंट ऑफ द इवोल्यूशन। वही चीज जो हमने स्टार्टिंग में ही पूरा रिवाइज किया था। चलो स्टार्टिंग से लेके एंड तक दोबारा रिवाइज करते हैं। 20 बिलियन ईयर्स अगो पहले ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हुआ था। 4.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले ओरिजिन ऑफ अर्थ हुआ था। 4 बिलियन ईयर्स अगो पहले ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ हुआ था। 3 बिलियन ईयर्स अगो पहले फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ आया था। 2 बिलियन ईयर्स अगो पहले फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ आया था। 500 माया पहले इनवर्टिब्रेट का ओरिजिनेशन हुआ था। 350 माया पहले जॉलेस फिशेज आई थी, जिनकी जो स्नाउट और स्ट्रॉन्ग फिन्स हुआ करती थी, जो कि लैंड से वाटर में जाती थी और वाटर से वापस लैंड पे चल के आ जाती थी, जिनको क्या बोलते हैं? लोब फिन्स या फिर सीलोकंथ बोलते हैं। इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1938 में सीलाकंथ, लोब फिन्स, जिसको हम एक्सटिंक्ट समझते थे कि वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है इस दुनिया से, लेकिन वो साउथ अफ्रीका में देखी गई थी। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। उसके बाद 320 माया पहले सी वीड्स और कुछ प्लांट एग्जिस्ट करते थे। 200 माया पहले फिश लाइक रेप्टाइल्स एग्जिस्ट करते थे, जिनको इस्थियोसॉर्स बोलते हैं। और 65 माया पहले डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए थे इस दुनिया से। ऐसे ही सीक्वेंस में पूरा याद रखना है।
क्लियर? तुम्हें पूरी हाईलाइटेड एनसीईआरटी की पीडीएफ चाहिए जिसमें तुम्हारे शॉर्ट नोट्स, ट्रिक्स और 20 इयर्स ऑफ नीट पीवाईक्यू सब कुछ एक जगह पे कंसाइजली दिया हुआ है, तो जस्ट नीचे कमेंट कर देना, तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगी। और अब आ जाते हैं हम लोग लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। मतलब ये समझ लो तुम्हारे इस एक पेज से नीट में तुम्हारे 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, सबसे पहले सीक्वेंस में पहले याद कर लो कौन कौन से इवोल्यूशन कैसे कैसे सीक्वेंस में हुए थे। इसके लिए तुम्हें एक सिंपल सी ट्रिक याद करनी है, क्या? डॉक्टर स्नेहा। डॉक्टर स्नेहा, डॉक्टर सीधा पढ़ना है और स्नेहा उल्टा पढ़ना है। ठीक है, डीआर से क्या हो गया? ड्रायोपेथिकस, रामापेथिकस। स्नेहा को उल्टा पढ़ना है, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, नेंडरथेलमैन एंड लास्ट में होमो सैपियंस। ऐसे सीक्वेंस में याद रहेगा। क्लियर? अब इसको ब्रीफ में देखते हैं। सबसे पहले 15 माया पहले दो ड्रायोपेथिकस और रामापेथिकस एग्जिस्ट करते थे। जो ड्रायोपेथिकस थे वो मोर एप लाइक थे, रामापेथिकस थे वो मोर मैन लाइक थे। राम से याद रखो, मोर मैन लाइक थे। उसके बाद आए थे ऑस्ट्रेलोपिथिकस। 3 to 4 माया पहले इनकी जो हाइट थी वो 4 फीट ही थी। इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, जो कि मैं खुद अपने मॉक टेस्ट में गलत करके आया था, कि जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस होते हैं वो ऑस्ट्रेलिया के नहीं होते हैं। ठीक है, वो ईस्टर्न अफ्रीका ग्रासलैंड के होते हैं। तुम्हें पहली बार में ऑस्ट्रेलोपिथिकस पढ़ोगे, ऑस्ट्रेलिया पढ़ोगे, फर्स्ट टिक मार के आगे बढ़ जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसको याद रखना। नेक्स्ट हमारे पास होमो हैबिलिस। 2 माया पहले एग्जिस्ट करते थे। फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग थे, हैंडी मेटर और टूल मेकर थे, लेकिन सिर्फ फ्रूट ही खाते थे। ब्रेन कैपेसिटी 650 to 800 सीसी था। होमो हैबिलिस के बाद हमारे पास आता है होमो इरेक्टस। ठीक है, जो कि 1.5 माया पहले एग्जिस्ट करते थे। इनकी जो फॉसिल्स है वो जावा से मिली थी 1989 में। ये फर्स्ट मीट ईटर थे, मतलब इससे पहले वाले जितने भी थे वो फ्रूट, फल, सब्जी वगैरह खाया करते थे, वेजिटेरियन थे। लेकिन जो फर्स्ट मीट ईटर अगर जाएगा तो इसका आंसर होमो इरेक्टस जाएगा। ठीक है, इसकी जो ब्रेन क्रेनियल कैपेसिटी थी वो 900 सीसी थी। क्लियर? नेक्स्ट नेंडरथेलमैन, जो कि 1 लाख से 40,000 साल पहले नियर ईस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया में रहा करते थे, जो कि अपने बॉडी को प्रोटेक्ट किया करते थे, हाइड किया करते थे, मतलब कपड़े जैसा कुछ पहना करते थे, और अपने जो डेड होते थे उनको जमीन के अंदर बरी किया करते थे। इनके पास सबसे बड़ी क्रेनियल कैपेसिटी होती थी 1400 सीसी की। और लास्ट में आए थे हम, होमो सेपियंस, जिनको मॉडर्न मैन भी बोलते हैं। कब आए थे? 75,000 to 10,000 ईयर्स अगो आए थे, ड्यूरिंग द आइस एज एरा। कहां पे आए थे? अफ्रीका में, फिर पूरी दुनिया में फैल गए थे। ब्रेनल क्रेनियल कैपेसिटी 1400 सीसी थी। उसके बाद 18,000 साल पहले हमने प्री हिस्टोरिक केव आर्ट पेंटिंग बनानी स्टार्ट कर दी थी, जो कि अभी भी उसके रिमेन्स कहां मिलते हैं? भिम्बेटका एंड रेजिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मध्य प्रदेश में। और 10,000 साल पहले हमने ह्यूमन सेटलमेंट एंड एग्रीकल्चर को स्टार्ट कर दिया था। क्लियर? चमका? खत्म। देखो, इस वीडियो को सेव कर लो और हर मॉक टेस्ट से पहले एक बार देख के चले जाना। तुम्हारे 20 से 25 मिनट में एनसीईआरटी की एक एक लाइन सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। देखो, ये वन शॉट लेक्चर अब तक मैं इसलिए नहीं डाल रहा था क्योंकि आई वॉन्ट यू टू स्टडी इन डिटेल्स। ठीक है, ये लेक्चर्स रैपिड रिविजन्स के लिए, जस्ट बिफोर एग्जाम। कल परसों तुम्हारा मॉक टेस्ट है, एग्जाम है, उससे पहले ये वीडियो देख के जाओ। तुम्हारी एक एक चीज, सारे कंसेप्ट, एग्जांपल्स, डायग्राम्स, सब कुछ एनसीईआरटी की एक एक लाइन कवर हो जाएगी। तो अब हम अपनी बायोलॉजी एनसीईआरटी वन शॉट सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लाइन बाय लाइन फ्रॉम एनसीईआरटी सारे कंसेप्ट, एग्जांपल्स और नीट पीवाईक्यूज मात्र 10 से 15 मिनट में कवर कर रहे होंगे। बाकी हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और सबसे मेन पढ़ते रहो।